हेलो फ्रेंड्स। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 19/4/2026 में, उसके पेपर को हम एनालिसिस करते हैं अभी। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं यहाँ पर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइम वेस्ट ना करने के लिए। तो सरोजिनी नायडू यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। सरोजिनी नायडू बिकम INC इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1925 कानपुर सेशन में ये बनी थी। नॉन एज द, ये मतलब इसको सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश की रही हैं ये सरोजिनी नायडू। एक्टिव इन सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, फेमस पोएट एंड ऑर्थर। मतलब कि वे भारतीय महिला जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही है ये। वे प्रसिद्ध भारत की कवित्री थी। अब बात करते हैं जो भारत की प्रथम महिलाएं हैं जिनका भारत के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनकी मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पर। इस एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है किसी दूसरे जो एग्ज़ाम आएगा आपके एग्ज़ाम में, इसमें से कुछ पूछ लें, अलग से पूछ लें। तो एक्स्ट्रा फैक्ट की जो मैं बात करता हूँ ना, जो भी मैं प्रैक्टिस सेट में कि आप क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखिए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐसे नोट किए जाते हैं। आप इसको समझ लीजिएगा अभी। तो अभी क्या करेंगे, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मायरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मायरा नहीं, मीरा कुमार, सॉरी, मीरा कुमार या मीरा कुमारी नाम है शायद इनका। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री थी वो उत्तर प्रदेश की थी। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पॉल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। आगे बढ़ते हैं। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये। मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली प्रमुख स्टार कप्तानों में से एक है। जस्टिस M फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। लीला सेठ किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। किस हाई कोर्ट की बनी थी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। दुर्गा बनर्जी भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट। दुर्गा बनर्जी है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप। हरिता कौर देओल भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट सोलो फ्लाइट की। पुनीता अरोड़ा भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। मैरी कॉम विश्व चैंपियन महिला बॉक्सर मैरी कॉम पहली भारतीय महिला जिनकी कई विश्व उपलब्धियां हैं। तो ये कौन है, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज इन हरियाणा। पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। बेस्ट टाइम विंटर सेशन। डिक्लेयर नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर कब किया गया? 1991 में। अट्रैक्ट बर्ड्स वॉचर्स वर्ल्ड वाइड।
अभी हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। प्रवासी मतलब जो बाहर से आते हैं पक्षियाँ, सर्दियों में सबसे ज़्यादा अच्छा समय है यहाँ पर जाने का। 1991 में राष्ट्रीय उद्यान बना ये। पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है, जो कि पक्षी प्रेमी हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये हमने लिखी है, जो पूरे ओल्ड इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं, इसको हम देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान के अंदर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। चिल्का लेक, जो चिल्का झील कहते हैं हम हिंदी में, उड़ीसा के अंदर है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंदर स्थित है। वेदातंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के अंदर है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा के अंदर है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य या कुमारकोम बर्ड सेंचुरी केरला के अंदर है। हरिके वेटलैंड मतलब हरिके आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य पंजाब के अंदर है। दीपोर बील पक्षी अभ्यारण्य असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य आप खुद से भी यूट्यूब से या कहीं से भी आके पढ़ सकते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट्स थे यहाँ पे मैंने नोट करा दिए हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा एंड रूल्ड एज एन एजेंट ऑफ डेटी? निम्न में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नया नगर बसाया और वह देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया? तो कौन है ये? हरिहरन फर्स्ट। तो हरिहरन प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने बुक्का राय के साथ शासन किया। राजधानी हम्पी थी हरिहरन की। यह हिंदू संस्कृति का केंद्र था। दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। हरिहरन आई फाउंडेड विजयनगर एम्पायर, रूल्ड विद ब्रदर बुक्का राया। कैपिटल एट हम्पी, स्ट्रॉन्ग हिंदू कल्चर था ये। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना आप। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर जैविक ऑक्सीजन मांग। BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये है पॉपुलेशन, ऐसे इज एक्वेट इकोसिस्टम के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। BOD जल प्रदूषण मापता है। BOD अधिक प्रदूषण। सीवेज ट्रीटमेंट में उपयोग होता है। पर्यावरण निगरानी में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की निगरानी में ये महत्वपूर्ण है। मिलीग्राम प्रति लीटर में इसे मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। पॉइंटेड टू ए मैन, रॉकी सेड्स, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इज लॉ। हाउ इज रॉकी रिलेटेड टू दैट मैन? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रॉकी ने कहा, वह मेरी बहू की बेटी के पिता हैं। रॉकी उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसे आप सोल्व करेंगे तो आंसर इसका फादर आ जाएगा। तो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसे सोल्व करके देखिएगा। A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if assisted by B and C on every third day? तो मतलब कि हिंदी में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। A, B और C किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। यदि A हर तीसरे दिन B और C की सहायता लेता है तो A उस काम को कितने दिन में करेगा? सोल्व कर लीजिएगा, आप कर लोगे, इसका आंसर 12 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। LCM से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। किसी धनराशि पर 4% वर्ष की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 कम है, उस धनराशि को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 ईयर एट 4% पर एनम इज ₹7,500 लेस देन फॉर 11 years
फाइंड द अमाउंट। आंसर आ जाएगा इसका 37500, 37,500 इसका आंसर रहेगा। ये इसके अंदर फॉर्मूले यूज़ होंगे सिंपल इंटरेस्ट के, सोल्व कर लीजिएगा इसको अपने आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, निम्नलिखित में से कौन ग्रेटर निकोबार के सबसे अधिक भौगोलिक रूप से निकट है? तो ये क्या है? सुमात्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। इट इज क्लोजेस्ट टू सुमात्रा इन इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट, इंडियाज साउदर्न मोस्ट टिप, इज लोकेटेड हेयर। मतलब ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे पास स्थित है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। विच इज़ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है चाया ब्रुंग के नाम से है। चायाब्रुंग लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसे त्योहार में बजाया जाता है। इससे जुड़ा नृत्य भी चाम्ब्रुंग नृत्य कहलाता है। जब ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो इससे जुड़ा जो डांस करते हैं इस वाद्य यंत्र बजने के बाद, तो उस नृत्य को भी चाम्ब्रुंग नृत्य के नाम से जाना जाता है, डांस। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम पर ml एंड ए वॉल्यूम ऑफ 3 ml। जिस वस्तु का घनत्व 12 ग्राम पर ml है और आयतन 3 ml है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? सोल्व करेंगे तो 36 ग्राम उसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम वाला। डेंसिटी इज मेजर्ड इन ग्राम प्रति ml है और ग्राम प्रति ml को हम करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, देख लेना इसको। यूज्ड इन फिजिकल एंड केमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस, क्या कहते हैं इसको, पढ़ लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सोल्व कर लेना इसको। विच इंग्लिश मैन हैज़ रिसीव्ड खान टाइटल फ्रॉम जहांगीर। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्राप्त की थी? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस visited the court of Jahangir. He was given the title Khan and a high position. He tried to secure trading right for the British. कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, जिन्हें खान की उपाधि दी गई। उन्होंने व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने का भारत में प्रयास किया था। Who was the गुरु ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे। बिरसा मुंडा वाज ए ट्राइबल लीडर फॉर झारखंड। बिरसा मुंडा कौन थे? एक महान आदिवासी नेता थे। ही लेड द उलगुलान रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अल-गुलान आंदोलन चलाया। आनंद पांडे इन्फ्लुएंस्ड हिज अर्ली स्पिरिचुअल आइडियाज़। आनंद पांडे फिर उनके गुरु बने, उनके आइडिया से प्रेरित होकर के। आफ्टर पासिंग आउट इंडिया रिजोल्यूशन गांधी जी वाज लॉक्ड इन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कहाँ नज़रबंद कैद किया गया? तो आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की प्रमुख आंदोलन से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो 1917 में महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी का ये पहला सफल आंदोलन था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी नील की जो खेती थी उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं 1918 में जो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। किसानों को कर टैक्स में राहत दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल
मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चलाया था ये। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन था ये। 1930 की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक मार्च था ये। 1931 में गांधी इरविन समझौता आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया गया था बाद में इसमें। अब आ गया क्वेश्चन ये हमारे पास, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए बॉय लीव हिज हाउस, ही ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। एक लड़का अपने घर से निकलता है, वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देन ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड फर्दर ट्रेवल 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। और उसके बाद 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। इसको सोल्व करके देखना तो आंसर इसका आएगा 17 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फ्रॉम विच ए स्कल्पचर डेप्स। सीधा हिंदी बातें हम, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से बुद्ध के महल से प्रस्थान को दर्शाने वाली मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसका काल लगभग 200 ईस्वी माना जाता है। तो ये थी अमरावती। अमरावती बौद्ध काल के लिए प्रसिद्ध है। यह सातवाहन काल में प्रसिद्ध हुआ। यह बुद्ध के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई है। यहाँ पर मतलब बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में विश्लेषण किया गया है। अमरावती इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लेना, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश में ही आना है। ये आपको बस अच्छे से बता देना है कि क्या एग्ज़ाम के अंदर आया था। इन सम हड़प्पा सील्स, कुछ हड़प्पा मोहरों में एक आकृति को योग मुद्रा में पद्मासन में बैठा हुआ, कभी कभी पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है। इसे किसका चित्रण माना गया है? तो ये प्रोटो शिवा का चित्रण माना गया है। ऑप्शन इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिस फिगर इज नोन एज द पशुपति सील। इट सजेस्टेड ईयरली फॉर्म ऑफ शिवम्स। इसे पशुपति की मोहर कहा जाता है। यह शिव के प्रारंभिक रूप को दर्शाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के लिए यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी 100 हर्ट्ज होगी। निकाल के देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, उसको पढ़ लेना आराम से। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड फॉर सेल्फ रिप्लिकेशन। निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट का कौन सा गुण उन्हें स्व प्रजनन सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए योग्य बनाता है? तो ये प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स ओवन डीएनए और आरएनए। क्लोरोप्लास्ट अपना डीएनए और आरएनए, क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और आरएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर अपना ही डीएनए और आरएनए होता है। सपोर्टेड द एंडोसिम्बोटिक थ्योरी, यह एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत का समर्थन करता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हु अमंग द इंडियन लीडर, भारतीय नेता में से किसने आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर जोर दिया तथा श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर भारतीय सेना का दल भेजा? तो क्या हो जाएगा इसका? राजीव गांधी राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ने कंप्यूटर और तकनीकी को बढ़ावा दिया। उन्होंने IPKF को श्रीलंका भेजा। उन्होंने भारत की IT क्रांति का जनक माना जाता है। उन्हें भारत की IT क्षेत्र में क्रांति का जनक माना जाता है।
आर्कटिक क्षेत्र में। द प्लान ऑफ श्री स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह प्रस्तावित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा। तो क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इंडियन शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इसमें युद्ध के बाद स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। वे सभी तत्व जो सरकार की देनदारी बढ़ाते हैं और उसकी संपत्तियों को घटाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कैपिटल पेमेंट कहते हैं। पूंजीगत व्यय सरकार की संपत्ति को कम करता है या देनदारी बढ़ाता है, जैसे ऋण भुगतान, संपत्ति खरीद, यह बजट के पूंजी खाते में दर्ज होते हैं। द वर्ल्ड डायरेक्ट फ्री किक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। डायरेक्ट फ्री किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। एसोसिएशन फुटबॉल यूज डायरेक्ट फ्री किक टू स्कोर डायरेक्टली। डायरेक्ट फ्री किक फुटबॉल में दी जाती है, इससे सीधी गोल किया जा सकता है। यह गंभीर फाउल पर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अपना अधिकारक क्षेत्र किस वर्ष बनाया, तो 1971 में बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में स्थापित हुआ। हिमाचल प्रदेश गॉट इट्स ओवन हाई कोर्ट इन 1971। बिफोर दैट दिल्ली हाई कोर्ट हैंडल्ड इट्स केसेस। उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ही मामले को देखता था। किसके मामले को देखता था, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा है, हिमाचल प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है, तो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित और निर्जीव दोनों शामिल होते हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, जल पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें ऊर्जा खाद्यान्न श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप थोड़ा सा यूट्यूब पे देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। टाइम नहीं है इसको समझाने का, भी सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ एफ्लेक्टोक्सिन ए फूड अडल्ट्रेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग खाद्य मिलावट अल्फा टॉक्सिन के सेवन से प्रभावित होता है, तो ये लीवर। अल्फा टॉक्सिन फफूंद द्वारा उत्पन्न विष है। यह यकृत लीवर को नुकसान पहुंचाता है। यह खराब अनाज और मूंगफली में पाया जाता है। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगरकेन इज अप्रूव्ड बाय द। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, कैबिनेट कमिटी और इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। गन्ने का FRP, मैं FRM पढ़ रहा था, FP पढ़ रहा था, चलो FRP कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर तैयार करती है। CACP केवल सिफारिश करती है। यह किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित कराता है। आगे बढ़ते हैं। विच ट्रेवल गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द अर्ली डिकेड्स इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में व्यापक गरीबी का वर्णन किस यात्री ने किया था, तो ये किसने किया था, पेल्सर्ट। यहाँ पे आते हैं। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट एक डच यात्री थे। उन्होंने मुगल काल की गरीबी का वर्णन किया था। उनके विवरण से आम लोगों की स्थिति का पता चलता है। दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड इज। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री
भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र था। यह 1983 में स्थापित हुआ। अब यह बर्फ के नीचे दब चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ये प्रैक्टिस सेट में कराया है क्वेश्चन ये। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल एल्कोहल बाय द एंजाइम। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये जाइमेज के द्वारा। किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज से एल्कोहल बनता है। जाइमेज यीस्ट में पाया जाता है। इसका उपयोग शराब और ब्रेड बनाने में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज होगा ना ये तो, हाँ हिंदी में आते चलो। निम्नलिखित में से भारत के किस दर्शन ने परमाणु सिद्धांत एटॉमी थ्योरी प्रतिपादन किया? एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किया तो किसने किया? ये वैशेषिक दर्शन की स्थापना कणाद ने की। इसमें परमाणु सिद्धांत दिया गया है। यह भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। मैथ्स का एक क्वेश्चन आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंग्लिश में भी देखना, हिंदी में। ये वैशेषिक का नाम है इसका हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल। देयर 3 more similar tap are open. What is the total time taken to fill the tank completely? एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। आधा टैंक भरने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूले ये लगेंगे, देख लेना। बेस्ड ऑन जो लगा है वर्क टाइम कॉन्सेप्ट, वर्क इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। फर्स्ट हाफ में 3 घंटे नल चला हमारा, रिमेनिंग हाफ टाइम में विद टैप 4 खोल दिए गए। तो यह कार्य 4 घंटे में समाप्त हुआ। इसको सोल्व करके देख लेना आप। ए मिक्सचर कंटेन एप्पल। एक मिश्रण में सेब का रस और पानी का अनुपात 10:x है। जब 36 लीटर मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो 4.4 इसका मान आ जाएगा। ये देख लेना। बेस्ड ऑन रेशियो एंड मिक्सचर कॉन्सेप्ट के थ्रू ये हुआ है। यह अनुपात सोल्व करके देख लेना आप। अरुण स्पीड, हम हिंदी में आएंगे, थोड़ा समझने में भी दिक्कत नहीं होगी थोड़ी। अरुण की स्थिर जल में तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नदी में 2 बिंदुओं के बीच जाता है और वापस लौटता है। धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1.75 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे क्या आएगा? ए 1x, बी 4p, ई 25j, जे 100f। तो नेक्स्ट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट में बहुत दिए हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया है ये एग्ज़ाम के अंदर। आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप कर लेंगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसे मिल गया प्रैक्टिस सेट से ही। सोल्व करके देख लीजिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर हुआ है, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हुआ है, 17 का स्क्वायर हुआ है, तब जाके इसका आंसर आया है Q289D। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पर ये 289 किसका हो गया? 17 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप कर लेंगे। वो फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये शिशिर कुमार घोष ने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में हुई थी। इसे शिशिर कुमार घोष ने इसकी शुरुआत की थी। इसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये पत्रिका आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट पत्रिका, शायद मैंने नीचे कराई भी है, हाँ ये रही। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केसरी जो पत्रिका थी वो बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च की थी, मतलब कि पत्रिका क्या बताएंगे हम, कैसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, की स्थापना, मतलब की स्थापना की थी द मराठा पत्र, जो मराठा हमारा ये पत्रिका थी वो बाल गंगाधर तिलक ने चालू की थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी पत्रिका। हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसकी की स्थापना की थी। बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अल बलाग अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम के.एम. पनिक्कर के द्वारा। द ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा। द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सुधारक पत्रिका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका संपादन किया गया। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा इसका संपादन किया गया। बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अरविंद घोष वाला भी। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे पत्रिका कवर कराई हैं। बंगाल गजट भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो 1896 में इंडिया ड्यून्स में पौधे के जीव का अध्ययन करने के लिए कौन से पारिस्थितिकी विद प्रसिद्ध हैं? तो ये है हेनरी चैंडर कॉलेस। तो हेनरी चैंडर कॉल्स पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इंडियन ड्यून्स में अध्ययन किया था। उनके कार्य ने आधुनिक पारिस्थितिकी को प्रभावित किया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है? तो ये मालविकाग्नि मित्र की वर्णित है। इंग्लिश में इसको पढ़ लेना थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशियंट इंडियन हैज़ द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी है ना, हाँ, शुंग डायनेस्टी, शुंगा पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। तो शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश बोलते हैं उसको। मालविकाग्नि मित्र राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स या मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित नाटक है। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वाज ओपन इन 1825 बिटवीन स्टॉकटाउन एंड डर्लिंगटन इन, कहाँ पर? इंग्लैंड में ये चालू हुई थी। स्टॉकटन और डर्लिंगटन रेलवे 1825 में शुरू हुई थी। ये एक भाप का इंजन था। इससे रेल युग की शुरुआत हुई थी विश्व में। भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस उद्देश्य से बनाए गए थे? तो ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान है। 5वीं अनुसूची सामान्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में लागू होती है। भारत में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो यह है देवेंद्र झाझरिया। का राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। भाला फेंक मतलब क्या होता है? भाला फेंक होता है जेवलिन थ्रो, इसको बोलते हैं। वे पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट थे। उन्हें 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक मिला गया था, गोल्ड मेडल मिला था उनको। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे ऊपर है? तो ये चंबल रिवर का है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। घड़ियाल एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब घड़ियाल इज ए क्रिटिकल, क्या लिखा है एंडे, पढ़ देना इसको, क्या जो भी है। चंबल नदी इसका प्रमुख निवास स्थान है। यह मुख्यतः मछली खाता है। इसके संरक्षण के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यह भारत और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई? तो एक तो हुई हमारी दूसरी, तीसरी घटनाएं हुई हैं, 2, 3 और 4 पढ़ लेना इसको ऐसे। दूसरी हुई है शेयर इंडियन एक्सपोर्ट्स इन इंडियन वर्ल्ड ट्रेड, पढ़ लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से ठीक से पढ़ लेना। 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ, जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटा, विदेशी निवेश बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार हुआ, निजी क्षेत्र का विकास हुआ। ब्रज के पास 100 मीटर लंबी तार थी जिससे वह अपने मनचाहे क्षेत्र को घेरना चाहता था। अधिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा माप चुनना चाहिए? तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना, थोड़ा सोल्व करके देखना। तो आंसर क्या आएगा? 25 × 25। यहाँ पर क्या लगा है फॉर्मूला? यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ के देख लीजिएगा, हो जाएगा। सोल्व करके देखना इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो केरला होगा, हाँ केरला ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरला प्रोड्यूस द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज रबर। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज सिचुएशन फॉर रबर कल्टीवेशन। हिंदी बात है, चलो। केरल भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु अनुकूलन है। रबर टायर और उद्योगों में प्रयोग होता है। भारत प्रमुख उत्पादों में है रबड़ का। यह एक महत्वपूर्ण बागान फसल है। मतलब कि केरल में सबसे ज़्यादा, सीधी बात करें यहाँ पे, रबड़ हुआ है। रबड़ की क्या होती है, रबड़ की? भारत में रबड़ प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? तो केरल है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर। डॉक्टर मलेरिया की पुष्टि के लिए रोगियों का रक्त परीक्षण करते हैं। यह परीक्षण किस लिए किया जाता है? डॉक्टर जो मलेरिया की पुष्टि करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट होता है? चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड। क्या करते हैं? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। मतलब कि मादा एक मच्छर होता है, उसके काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। रक्त परीक्षण से पहचाना जाता है। मतलब रक्त परीक्षण मतलब ब्लड जो हमारा होता है, डायग्नोस थ्रू ब्लड सीमर टेस्ट, एक टेस्ट किया जाता है ब्लड का, तब हमें पता चलता है कि मलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। लक्षण क्या होते हैं? बुखार हो जाता है, ठंड लगने लगती है। बचाव क्या होता है? मच्छरदानी हो जाती है, और या आप गुड नाइट लगा सकते हो मच्छर से बचने का। सबको बताया कैसे कैसे बचते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग क्या है? तो क्या उपयोग है इसका? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल। यह तकनीक क्लोनिंग में उपयोग होती है। डॉली भेड़ इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें कोशिका का नाभिकीय स्थानांतरित किया जाता है। अनुसंधान में उपयोगी है। इससे नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको इंग्लिश वाले बच्चे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास का क्या महत्व है? तो इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में घुसने के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है ये? चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। यह भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचाता है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए यह कहाँ पर जाएगा? चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। यह भारत को अफगानिस्तान, ठीक है। व्यापार और संपर्क बढ़ाता है। ये भारत की रणनीतिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। बंदरगाह ही है ना, ये पोर्ट ही तो बोलते हैं बंदरगाह को जी, पोर्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स हु वाज गिवन भारत रत्न। निम्नलिखित में से विदेशियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था।
उन्होंने भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे प्रमुख विदेशी पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं। वे समानता और शांति के प्रतीक हैं। नेल्सन मंडेला। भारत रत्न कब मिला? 1990 में भारत रत्न मिला, जो एक विदेशी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स? निम्नलिखित में से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? द लेबर ब्यूरो इसको जारी करते हैं। लेबर ब्यूरो CPI IW जारी करता है। यह महंगाई दर मापता है। वेतन और महंगाई भत्ता तय करने में उपयोग होता है। मासिक रूप से जारी होता है। ये महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक है। हु अमंग द, क्या लिख दिया इन्होंने, कमांडर, हु अमंग द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेना नायक कौन था? तो कौन था सेना नायक? हाकिम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हकीम खान ने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया। मान सिंह मुगल सेना के नेता थे। यह राजपूतों के साहस का प्रतीक है। यह राजस्थान में लड़ा गया। अब आपको मैं बताता हूँ, जितने भी युद्ध हुए सबकी लिस्ट बनाइए, उन्हें रट दीजिए। यहाँ पर आया है हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध भी आ सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, जितने भी युद्ध है उन्हें याद कर लीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है, मतलब ज्वाइंट सेशन जिसको कहा जाता है, तो उसे किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है? तो ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से। संयुक्त बैठक संसद में गतिरोध दूर करने के लिए होती है, ज्वाइंट सेशन। जब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई भी आपसी मतभेद हो जाता है, कोई बिल अगर पास नहीं होता, तो उस मतभेद को खत्म करने के लिए, उसको सुलटाने के लिए, सुलह कराने के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। केवल साधारण विधेयक के लिए होती है यह बहुत कम उपयोग होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव, सदाबहार तथा पर्णपाती वन तीनों पाए जाते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट? तो अंडमान एंड निकोबार में ये पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव, सदाबहार जो पर्णपाती वन यहाँ पर शामिल है जो पाए जाते हैं, यह जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ जनजातियाँ रहती हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? ये मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत क्वेश्चन कराए हैं मैंने, सभी प्रैक्टिस सेट में कराए हैं। अगर मैं LDC और MTS की बात करूं, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। और देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, और आपके एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द कंट्रोल एंड फेसिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस? निम्नलिखित में से कौन सा समझौता ओजोन अक्षयकारी पदार्थों के नियंत्रण और उनके उपयोग को समाप्त करने से संबंधित है? तो ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना। यह ओजोन परत को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल है। बहुत सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये। ओजोन परत की रिकवरी में मदद करता है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वैश्विक सहयोग का एक उदाहरण है। हु ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द होगा, वो वाजदा होता है। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तेजोर कोस्ट टू, तेजोर ही है ना, ये तंजोर है, ये तंजोर कोस्ट ऑफ ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1931? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में तंजोर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए मार्च का आयोजन किया? तो नमक कानून तंजोर पोर्ट पर किसने तोड़ा नमक कानून? तो ये तोड़ा था C राजगोपालाचारी के द्वारा तोड़ा गया था।
नमक कानून। सी राजगोपालाचार्य ने वेदरायणम नमक मार्च का नेतृत्व किया। यह दांडी मार्च से प्रेरित था। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह तमिलनाडु में हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटना थी ये। 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? तो इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। तो मतलब बटलर समिति को इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य रियासतों और ब्रिटिश भारत के संबंधों का अध्ययन था। इसके अध्ययन पर हारकोर्ट बटलर थे, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो सर हारकोर्ट बटलर थे। रियासतों को सीधे क्राउन से जोड़ने की बात कही गई थी इसमें। इसने राजनीतिक जटिलताओं को उजागर किया था। देखिए सीधा क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत से कराए हैं प्रैक्टिस सेट में आपके, और जो मैंने रैपिड फायर सीरीज मैंने कराई है उसके अंदर ये क्वेश्चन है, वहाँ से आया सीधा सीधा क्वेश्चन ये। जामिया मिलिया इस्लामिया को संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष मिला? तो ये 1988 में मिला। मतलब इन विच ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो 1988 के एक्ट के तहत इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जामिया मिलिया इस्लामिया वाज फाउंडेड इन 1920। क्वेश्चन करा रखा है मैंने सीधा सीधा। बिकम सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। लोकेटेड कहाँ पर? ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। प्लेड ए रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट नोन फॉर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में हुई थी। 1988 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1988 में कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इसका योगदान रहा। यह सामाजिक विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। देखो जामिया मिलिया इस्लामिया के मैंने करा रखे हैं, बहुत से क्वेश्चन करा रखे हैं, सीधे देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया है ना, उसके बारे में फर्स्ट वुमेन के बारे में सब कुछ लिखवा दिया। आपको ऐसे ही करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराई है सेम क्वेश्चन वहाँ पे आए, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको अगर फर्स्ट वुमेन के बारे में मैंने क्वेश्चन दिया है तो आपको सारी फर्स्ट वुमेन के बारे में ऐसे लिस्ट बना करके तैयार कर लेनी है, उसको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो यूपीआई होता है निम्नलिखित में से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लागू होने का सबसे संभावित परिणाम क्या है? कई बार एग्जाम में यूपीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। तो मतलब क्या है? यूपीआई से तुरंत पैसे भेजे जाते हैं। इसे 2016 में एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछ लें कई बार। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो चालू रहती है 24/7 चालू होता है। डीबीटी को आसान बनाता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है ये। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, मैंने करा रखा है ये रैपिड फायर में। जिसने नहीं देखी है ये वीडियो रैपिड फायर वाली दोबारा से देख लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में भारत का ज्ञान अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो एनईपी के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेना। मोरल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द नॉलेज गेन बाय द स्टूडेंट्स। एनईपी 2020 समग्र शिक्षा पर जोर देता है। भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व देता है। अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। परीक्षा के दबाव को कम करता है। बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड विलेज इनटू ए यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में किसके अंतर्गत संगठित किया गया? तो 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया। मतलब कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। 3 स्तरीय व्यवस्था लागू की गई है इसमें। महिला और SC/ST को आरक्षण मिलता है इसके तहत, और लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया गया है। 1973 में 1993 में 1993 में ये लागू हुआ।
प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल और अक्षयमेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संस्कृत लिटरेचर और ड्रामा के लिए प्रसिद्ध है। तो भवभूति संस्कृत नाटककार थे, हस्तिमल्ल और अक्षयमेश्वर भी एक नाटककार थे। प्राचीन भारत में संस्कृत नाटक विकसित हुआ। विषय क्या था? विषय धार्मिक और दार्शनिक थे। इसका भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित को कालानुक्रम प्रारंभ से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। अब ये आपको देखना है, पढ़ लेना, हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैंने ये करा रखा है आरबीआई का क्वेश्चन। आप क्या कहते हैं उसमें पढ़ना, जो मैंने कराई थी, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भी भूल गया, रैपिड फायर वाली सीरीज। तो उसमें देखना क्वेश्चन मिलेगा आरबीआई वाला। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। NFBRM अधिनियम 2003 में आया। यह भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। सूक्ष्मजीव द्वारा खनिजीकरण की प्रक्रिया किसके उत्सर्जन में सहायक होती है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से। तो खनिजीकरण में कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक बनते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। यह पोषक चक्र का हिस्सा है। बैक्टीरिया और फफूंद द्वारा किया जाता है। एफिडस मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त बीटल कौन सा है? तो कौन सा बीटल है? लेडी बर्ड बीटल एफिडस को खाता है। यह जैविक नियंत्रण में उपयोगी है। कीटनाशकों की ज़रूरत कम करता है। ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। ये कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा। वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, मतलब कि अर्घट एक जल चक्र था। इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यह कुओं से पानी निकालता है। पशुओं द्वारा चलाया जाता है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ती है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? 1907 में भारत का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो भागों में बट गई। तिलक और गोखले इसके प्रमुख नेता थे। रणनीति को लेकर मतभेद था। तो क्या था यहाँ पर? एक्सट्रीमिस्ट, लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने नीचे कराए हैं, वो बता भी दिए हैं। 1916 में फिर एकजुट हो गई हैं। मतभेद हुआ आपसी, फिर 1916 में दोनों एक हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए, क्या लिखा है ये, एनाल्जेसिक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एनाल्जेसिक दर्द निवारक नहीं है? तो ये रेनिटाइड। मार्फिन एक शक्तिशाली दर्द निवारक है, मतलब मार्फिन एक दवाई है कोई। कोकीन हल्का दर्द निवारक है। हेरोइन अवैध नशीला पदार्थ है। रेनिटिडिन अम्ल के लिए उपयोग होता है। ये मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। एनाल्जेसिक दर्द कम करता है। तो भारत में विद्युत उत्पादक के स्रोत को उच्च से निम्न क्रम में लिखिए। तो ये यहाँ पर दिया गया है। थर्मल, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर, थर्मल, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो। तो CDCDA इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। थर्मल ऊर्जा भारत में सबसे अधिक है, मतलब थर्मल ऊर्जा जो पाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर और पवन शामिल होती है। जल विद्युत पानी पर निर्भर है। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है।
संविधान का जो अनुच्छेद है 112 वो किससे संबंधित है? तो ये बजट से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसे आप याद कर लेना, क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट्स में ये कवर कराना आसान नहीं है सभी, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही थोड़ा अपनी तरफ से भी। तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। इसमें आय व्यय का विवरण होता है। संसद से इसको पारित किया जाता है। शासन के लिए महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से रोग होता है ये। अगर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, इंग्लिश में लिखा है पढ़ लीजिएगा। कम कॉमन इन चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों में पाया जाता है रोग सबसे ज़्यादा। काउजेज स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग हो जाती है। लेड ऑफ वीक इम्यूनिटी हो जाती है। प्रिवेंटेड बाय बैलेंस डाइट, मतलब कि क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। यह बच्चों में सबसे ज़्यादा हो जाता है, होता है मतलब ये शरीर में सूजन आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसमें संतुलित आहार खाने से इससे बचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूस का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो रिवर वोल्गा। क्या है ये? जलमार्ग है। जलमार्ग क्या बोलेंगे? वाटरवे। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस की प्रमुख जलमार्ग, रूस का ये प्रमुख जलमार्ग है। ये कैस्पियन सागर में गिरती है। व्यापार और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत उत्पादन में सहायक है। ठीक है। हु रिमार्क्स द साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग? किसने यह कहा कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण स्थल है? तो ये कहा था लुईस फेस्चर ने। लुई फिशर, फेस्चर पढ़ रहा हूँ मैं, कहाँ गया? हाँ, लुई फिशर ने कहा था। गांधी के जीवन पर लेखक थे। गांधी ने सत्याग्रह वहीं विकास किया, वहाँ नस्ल भेद का सामना किया गया। मनन नस्ल भेद का इन्होंने सामना किया। दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें, मतलब उनके विचारों को आकार दिया। बाद में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया, महात्मा गांधी जी ने। राजनीतिक शब्दकोश में शून्यकाल, जीरो ओवर का क्या अर्थ है? तो आफ्टर क्वेश्चन आवर सेशन को हम कहते हैं जीरो ओवर, शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल मतलब शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है। इसमें तत्कालीन मुद्दे उठाए जाते हैं। यह संविधान में नहीं है, भारतीय संसद की विशेषता है। ये जनहितों के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है। ये 1565 में राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये रामाराया ने किया नेतृत्व। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। रामराय ने सेना का नेतृत्व किया। दक्कन सुल्तानों से हार हुई थी इसमें। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था इस समय। दक्षिण भारत के इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना रही है। ये दक्षिण भारत की क्या कहते हैं, 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में व्यापक गरीबी का वर्णन किस यात्री ने किया? तो विच ट्रेवलर्स गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द अर्ली डिसेड इन 17th सेंचुरी। तो हो गया हमारा यहाँ पर राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट डच व्यापारी थे। उन्होंने मुगल काल की गरीबी का वर्णन किया। उनके लेख ऐतिहासिक स्रोत हैं। वे जहांगीर के समय में भारत आए थे। उन्होंने व्यापार और समाज का वर्णन किया। दक्षिण की गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद इसके अंदर। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक केंद्र था। 1883 में स्थापित हुआ। अब सप्लाई ग्लूकोज, क्वेश्चन रिपीट हो गए शायद ये। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ग्लूकोज इज कवर्ड टू एथिल एल्कोहल बाय द एंजाइम। रिपीटेड लग रहा है मुझे क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये भी रिपीटेड है।
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। स्क्रीनशॉट ले लेना इनके सबके, स्क्रीनशॉट ले करके सोल्व करके देखिएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी मैं इसको सोल्व करके आपको बताता कुछ। बस ये है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।